फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और भारत से जुड़ी हुई जानकारी, जो हमारा देश है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों पे हम अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। आज का जो हमारा चैप्टर है वो NCERT क्लास 6 की 7वीं चैप्टर है। अब हम उस चैप्टर में जो भी चीज़ दी गई है, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों तक, उन सारी चीज़ों पे अभी हम चर्चा करेंगे। आइए बने रहिए अंत तक। एक बात और बता दूं, यदि हमारे चैनल पे आप नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लगातार अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले भारत के बारे में। तो भारत ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो विस्तार है भारत का, वो अपने आप में बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ है। इसे आप यूं कह सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत बड़ा है। भारत का चौहद्दी सबसे पहले देख लेते हैं। चौहद्दी का मतलब कि भारत के चारों साइड में कौन कौन से स्थल है या कौन कौन से जगह है। तो भारत के ऊपर जो भारत के ऊपर जो नॉर्थ साइड है, इसमें हिमालय है। भारत के दक्षिण ये हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में ये अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ये सभी लोगों को मालूम होगा, फिर भी जानकारी के लिए आपको मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, मतलब भारत का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 2900 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। मतलब भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 2900 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत का विस्तार, सॉरी, ये जो है ना, ये 2900 नहीं है, ये आपको 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर स्क्वायर। और ये भारत का जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये 2900 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और खास करके रेलवे में तो बहुत ही बार रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और एसएससी में भी। तो ये चीज आप जानकारी के हिसाब से याद रखेंगे, और पेपर नहीं भी दे रहे हो तो जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में इतनी जानकारी तो रखना निश्चित रूप से बनता है कि इसका विस्तार क्या है। तो उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2900 किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रखेंगे। अब आइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यह भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहां से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ दिया जाता है सीधे सीधे, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा, संस्कृति, जलवायु में बहुत ही विविधता देखने को मिलता है। जैसे एक यहां मुहावरा है कि भारत में आपको हर एक 2-4 किलोमीटर पे भाषा, 2-4 किलोमीटर पे संस्कृति, खान पान बदलते हुए आपको मिल जाएगा। तो भारत में भाषा, संस्कृति, जलवायु की दृष्टिकोण से बहुत डाइवर्सिटी है। यहां इन चीजों की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब भारत की स्थिति विश्व में हम देखने का प्रयास करते हैं या मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत, अब ये देखिए, थोड़ा सा हम ग्लोब बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ग्लोब वाली वीडियो मैंने बहुत सारा डाल दिया है, लेकिन ये देखिए, ये ग्लोब है। जो ऊपर से नीचे तक रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, इसे हम क्या कहते हैं,
देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा है ऐसे, ये लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, तो इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। तो 0 डिग्री से नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और 0 से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है ये कुछ इस के आसपास है। तो ये देखिए क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। भारत से अक्षांश रेखा भी गुजरती है। तो वो अक्षांश रेखा कितने मतलब अक्षांश पे है? 23 डिग्री 3 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट। अब देख लीजिए, एक बार यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको कि ये जो लिखा है 23 डिग्री, और यदि किसी संख्या के ऊपर यदि ये चिन्ह आप लगा देते हैं इस तरीके से, तो मिनट को ये शो करता है। और इस तरीके से तो आप जानते होंगे कि संख्या के ऊपर छोटा सा 0 बनाते हैं तो वो डिग्री को शो करता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो रेखा है जो भारत से गुजरती है, कर्क रेखा, ये जानकारी के लिए बता दूं आपको कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार। अब देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है उसका विस्तार कितना है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच है। मतलब ये जिसको यदि हम 0 मानते हैं तो ये 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में भारत अवस्थित है। आइए एक बार फिर से समझा दूं, कट रहा था वीडियो। यदि इसको आप 0 डिग्री मानते हैं तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में भारत की स्थिति है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये और पश्चिम से पूरब की ओर भारत का विस्तार। तो ये देखिए, ये पश्चिम, इसे हम मानते हैं ग्लोब पे, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो पश्चिम से पूरब की ओर भारत की जो विस्तार है वो कितना है आपको? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर में। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। मतलब अब पूर्वी देशांतर, तो ये देखिए यहां से एक रेखा गई है, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो ग्रीनविच के जो इस साइड होगा उसे हम वेस्ट मानेंगे। अब देखिए, ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच के जो वेस्ट में होगा इस साइड में उसे हम पश्चिम मानेंगे, और ग्रीनविच के जो आगे होगा उसे हम क्या मानेंगे? पूरब मानेंगे। तो ये भारत पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। ये काफी महत्वपूर्ण है,
इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। अब आइए हम एक छोटा सा नोट के बारे में पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब जिन देशों का विस्तार पूरब से लेकर के पश्चिम तक ज़्यादा होता है या ज़्यादा क्षेत्रों में फैला होता है, उस देश में एक से अधिक टाइम जोन या टाइमलाइन होता है। जैसे आप देखिए कि पूरब से पश्चिम, यदि कोई देश पूरब से लेकर के पश्चिम तक ज़्यादा एरिया को कवर करता है या ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है, तो इसमें एक से अधिक टाइम जोन होगा। जैसे आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन कहाँ है? रूस में है। कितने हैं? तो आप थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। चलिए बता देता हूं, दुनिया में सबसे अधिक रूस के पास 11 टाइम जोन है, 11 है। यूएसए के पास 7 टाइम जोन है और कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। इसको याद रखिएगा। तो रूस वाला तो हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है, लेकिन कनाडा और यूएसए का भी आप टाइम जोन याद रखिएगा। और हमारे भारत में कितने हैं? हमारे भारत में एक टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है और इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में बहुत बार ये पूछ लिया गया है। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उसकी स्थिति। तो कुल मिलाकर के भारत के 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 2 समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और इधर 7 भारत के मुख्य भूमि से लगे हुए हैं। जैसे आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये अफगानिस्तान है, ये भी भारत के मुख्य भूमि से टच करता है। पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 देश जो है ये भारत के पड़ोसी वे देश है जो भारत के स्थलीय सीमा से इनकी सीमा लगती है। बाद बाकी जो वो बच गए 2 देश है, एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। तो मालदीव और श्रीलंका भारत के मुख्य भूमि से नहीं लगा हुआ है, ये समुद्री सीमा से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों हमारे पड़ोसी देश है। तो कुल मिलाकर के याद रखेंगे आप, 9 पड़ोसी देश, 7 जो है ना मुख्य भूमि से लगा हुआ और 2 जो है ना समुद्री सीमा से लगा हुआ। तो 7 जो मुख्य भूमि से लगा हुआ वो कौन कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और ये जो मालदीव और श्रीलंका है ये समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। कुल मिलाकर के 9 पड़ोसी देश भारत के हैं। अब आइए देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा है। लेकिन हम बात जब करते हैं जनसंख्या के आधार पे, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पे यूपी है, जो लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 19% के आसपास है। अब आइए हम देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय को भी हम 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। तो भारत के उत्तर में हिमालय है जो पहरेदार की तरह खड़ा है। जी, भारत हमें बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। हिमालय हमें बहुत सारी समस्याओं से बचाता है और आज ही नहीं, ये प्राचीन काल से भी भारत को बचाते आ रहा है। और जिस तरीके से चाइना ने अपने कुछ क्षेत्र को दीवार के माध्यम से सुरक्षित किया और हमारे भी जो प्राचीन काल के शासक थे उत्तर पूर्वी सीमा को सुरक्षित कर लेते, तो जितनी हमला हुआ उस समय भारत पे, वो सारे हमलाओं से हम बच सकते थे। तो किन किन
भागों में बांट सकते हैं। हिमालय के 3 मुख्य श्रृंखला है, पहला बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स को। अब आइए कुछ और भी जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान है जी। हिमालय का जो दक्षिण वाला भाग है, जैसे देखिए हिमालय जो है ना भारत में, या हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से है ना। हिमालय का विस्तार कुछ इस तरीके से है और इधर भी है ऐसे, मतलब बहुत लंबी चौड़ी है, इधर ऐसे विस्तार है। तो हिमालय की दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। तो ये देखिए ये जो वाला भाग है, थोड़ा इसको क्लियर करके बताओ आपको। ये देखिए ये गंगा ऐसे निकल करके ऐसे जो है ना यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, और गंगा जो है ना बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये जो, और ये जमुना जो है ना कुछ इस तरीके से बहती है। तो ये जो गंगा के किनारे या आसपास वाला क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरी मैदान। ये काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ होने का कारण क्या है कि गंगा के द्वारा या गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा बहा करके लाई गई जलोढ़ या पंख या ऐसे मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। और आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग वहाँ आकर के बस जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना जीवन यापन करना आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, भारत के पश्चिम भाग में महामरुस्थल है। तो भारत का पश्चिम भाग ये है, और ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ बहुत बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल राजस्थान में। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये जो उत्तरी मैदान है इसके दक्षिण में ये वाला भाग जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो आकार है त्रिभुज के आकार का है। इसका जो शेप है त्रिभुज के आकार का है। ये ध्यान में रखिएगा, यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है। अब हम देखते हैं बिंद एवं सतपुरा। बिंद एवं सतपुरा यहाँ है, यहाँ बिंद है और ये सतपुरा है। इसके बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ये नदी काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्यतः 2 ही नदियां हैं जो अरब सागर में आकर के गिरता है। वो नदी कौन सी है? पहले नदी है नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी मुख्य 2 नदियां हैं जो अरब सागर में आकर के गिरती है। तो ताप्ती और नर्मदा। और 2 जो है ना श्रेणी के बीच से, बिंद और सतपुरा के बीच से गुजरती है। पूरब की ओर बहने वाली कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे महानदी है, ये पूरब की ओर बहने वाली, ये इस डायरेक्शन में बहने वाली महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा है। और बंगाल के खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। अपना पानी सभी जगह से इकट्ठा करके लाती है और बंगाल के खाड़ी में अपना पानी उड़ेल देती है या डाल देती है। भारत में 2 द्वीप समूह है, पहला लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार समूह। तो ये देखिए ये लक्षद्वीप यहां पर है अरब सागर में, और ये अंडमान निकोबार है। तो ये दोनों भारत के 2 द्वीप समूह है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये जो ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, ये कोरल रीफ द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोरल बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये भारत के आर्थिक और सामरिक रूप से भी दोनों द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सारा कुछ बताना था, और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँ। और आप यदि समझ गए होंगे इसको, तो आप करिए कि इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन उल्टाइए और बनाने की कोशिश करिएगा।
मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपका कंसेप्ट अपना हो जाएगा। तो अपने काम में लगे रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।